हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतिशत देखेंगे उत्तराखंड एलटी से संबंधित, जो फर्स्ट पेपर आपका है। और इससे संबंधित जो टीचिंग एबिट्यूड है, अर्थात शिक्षण अभिरुचि से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें जोड़े गए हैं 4 यूनिट से। साथ ही 1 यूनिट इसमें जो उत्तराखंड और भारत का सामान्य ज्ञान लगा हुआ है, तो भारत के सामान्य ज्ञान से भी इसमें 4 से 5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनाए गए हैं। तो संपूर्ण वीडियो आप देखना, जिससे कि आपका आकलन, आपका मूल्यांकन बेहतर रूप से हो सके और आपको आने वाले एग्जाम के लिए एक बेहतर समझ विकसित हो सके कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए और क्वेश्चन का मॉडल किस प्रकार से बन सकता है, हो सकता है। तो देखते हैं, आज की प्रश्नोत्तरी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। पहला क्वेश्चन है, 19वां एशियाई खेलों में भारत का किस स्थान पर रहा। तो जो 19वां एशियाई खेल 2023 में हुए थे, तो उसमें भारत का कौन सा स्थान था? पहला स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान। तो जो 19वें एशियाई खेल हुए थे, चीन में हुए थे ये खेल, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का इसमें चौथा स्थान था। ठीक है। और भारत को कुल 107 इसमें जो है पदक मिले थे। ठीक है। पहला स्थान पर कौन था? चीन था, दूसरे पे जापान था और तीसरे पे कोरिया था। यही क्रम चलता रहता है, क्योंकि आप ओलंपिक में भी देखोगे तो वहाँ पर भी चीन टॉप में रहता ही है। उसके साथ अगर फाइट में रहता है तो एक अमेरिका और एक रूस रहता है। ठीक है। तो अमेरिका तो एशियाई के उसमें होगा ही नहीं, ठीक है ना, और रूस भी होगा नहीं। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न को आप देख लेना, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। भारत का चौथा स्थान रहा 2023 में एशियाई खेलों में। ठीक है ना। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये राइटर से लिया गया है, जो लेखक हैं आपके, या प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक जो राइटर हैं आपके सिलेबस में लगे हुए, जो भारत का सामान्य ज्ञान है। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। और इंडिया फॉर इंडियंस, लाला लाजपत राय। तो इसमें से कौन सा जो राइटर की पुस्तक का मिलान सही से नहीं किया गया है? तो इसमें से सही गलत कौन सा ऑप्शन होगा? तो थोड़ा आप इसमें चिंतन करेंगे, और थोड़ा बहुत ही मजबूती से एक बेहतर मिश्रण करके इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आप बेहतर रूप से एक अपनी समझ से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो बेहतर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 2 का सही आंसर क्या होगा? तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी इसका सही आंसर होगा डी, इंडिया फॉर इंडियंस जो है लाला लाजपत राय का नहीं है, ये चित्तरंजन दास जी का है। ठीक है ना, चित्तरंजन दास का है। ठीक है ना। लाला लाजपत राय का कौन सी पुस्तक थी? तो इनकी एक पुस्तक थी अनहैप्पी इंडिया। ठीक है ना, अनहैप्पी इंडिया। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। काफ़ी कन्फ्यूजन ऐसे ही क्वेश्चन में होता है जो मिलते जुलते नाम है। ठीक है। देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया काफ़ी प्रसिद्ध है, जवाहरलाल नेहरू की, आप जानते ही हैं। ठीक है ना। और इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद की, इसको भी आप जानते ही हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद। और इंडिया फॉर इंडियन से किसका है? चित्तरंजन दास का है। जबकि लाला लाजपत राय का क्या है? अनहैप्पी इंडिया है। ठीक है ना। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप जो मिलते जुलते हैं उन नामों को भी आप रखेंगे। जैसे गांधी जी का भी एक प्रसिद्ध है, इसी प्रकार की रचना है, इंडिया ओपिनियन, इनकी एक रचना है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों पर भी आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान रखेंगे। आगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वोच्च शिक्षा वही है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति देती है। यह कथन किस विचारक का है? ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी स्वामी विवेकानंद और डी अरविंदो। तो सर्वोच्च शिक्षा वही है, ठीक है ना, सर्वोच्च शिक्षा वही है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित की शक्ति देती है। तो यह किसका होगा? तीसरे का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से इनके भी विचार हैं, जैसे गांधी जी का विचार, स्वामी विवेकानंद का विचार और गांधी जी के विचार तो आप पकड़ लेते हैं। तो अरविंदो एंड राइटरों में काफ़ी दिक्कत होती है, इन पॉइंटों को आप देख सकते हैं। अगला चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की बंधुता का उल्लेख नहीं किया गया है? जो भारतीय संविधान आपके पास लगा हुआ है
उसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता 4 महत्वपूर्ण तथ्य पॉइंट लगे हुए हैं। ठीक है, आपको आगे देखो सिलेबस सीमित, सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, जैसे शिक्षण अभिरुचि में 133 से 136 टॉपिक उसमें लगे हैं, इससे ज़्यादा भी होंगे लेकिन कम से कम इतने हैं। तो इसलिए उन्हीं को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा आप, क्योंकि अंतिम समय अंतिम दौर है आपको मिशन एलटी फाइट करने के लिए। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। ठीक है ना, बंधुता का उल्लेख किया कौन सा नहीं, व्यक्ति की गरिमा, अखंडता, राष्ट्र की एकता और समानता की भावना। ठीक है ना, तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों को आप याद रखेंगे कि किस प्रकार का उल्लेख किया गया। ठीक है ना, न्याय की 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है, स्वतंत्रता की 5 प्रकार, समानता 2 प्रकार, बंधुता और 3 प्रकार। तो जो बंधुता 3 प्रकार हो उसमें कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपने आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा समानता की भावना नहीं होगी, क्योंकि समानता 2 प्रकार की कही गई है, एक प्रतिष्ठा, एक अवसर की समानता। ठीक है ना, तो इन महत्वपूर्ण देखो जो तथ्य हैं वो तो समान तथ्य हैं, उनको तो आपको होना ही होना चाहिए। ठीक है, एक महत्वपूर्ण आप नोट कर लेना, हमें पता है कि जब 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है ना, 1976 में, उसके तहत हमें दो महत्वपूर्ण तथ्य हमें मालूम है, एक तो पंथ निरपेक्ष और दूसरा धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष आप इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, ज़्यादातर जो पॉलिटिकल वाले अभ्यर्थी हैं, एसएसटी वाले अच्छी तरह से जानते होंगे, और एक समाजवादी। लेकिन तीसरा ये शब्द भी जोड़ा गया था, हमें 2 शब्दों को तो ध्यान रहता है जब हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं ना, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इस प्रकार से जो इसकी प्रस्तावना है। ठीक है ना, तो वहाँ पर इन 5 महत्वपूर्ण जो बिंदु है उस पर तो हमारा फोकस जाता है, जिस पे प्रभुत्ता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, लेकिन अखंडता नीचे वाले में है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा ध्यान उतना आकर्षित नहीं होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, अखंडता को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान 1974 में। ठीक है ना, अभी मैंने बात की है कि बंधुता कितनी प्रकार की है, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको भी आप देख लेना, बंधुता की बात आएगी 3 प्रकार की, समानता की बात आएगी 2 प्रकार की। ठीक है ना, न्याय की बात आएगी तो न्याय 3 है, और स्वतंत्रता आएगी तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। इस 4 महत्वपूर्ण प्रस्तावना के साथ आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, बाकी आप जानते हैं बेहतर क्या है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, NCFTE 2009 का मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, हमारे पास 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक NCF लगा हुआ है, एक NCF 2009 लगा हुआ है, एक NCF 2005 से और 2023 लगा हुआ है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। ठीक है ना, ये NCF है, टीचर एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, तो A यशपाल, B CL आनंद, C कोठारी, डी मुदालियार। तो ये दोनों तो आयोग से संबंधित नहीं होंगे, तो इसका ये आनंद होगा। ठीक है ना, और यशपाल किससे थे आप जानते ही हैं। ठीक है ना, इसमें आपको ध्यान रखना है कि NCF 2009, NCF 2000, NCF TE यानी टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन जो है ना, तो इसमें एक आता कि अध्याय की बात आती है। तो इसमें अध्याय कितने हैं, 6 हैं, और NCF में कितने थे, 5 थे। ठीक है ना, उसमें 5 थे, इसमें 6 हैं, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है ना, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रयोजनवाद का रूप नहीं है। छठा का प्रयोजनवाद का रूप कौन सा नहीं होगा, A क्रियात्मकता, B मानवता या मानवता, मानवीय मानवता, C प्रयोगात्मक या प्रयोगात्मकता, और D जीवन शास्त्री। तो इसमें से कौन सा प्रयोजनवाद का रूप नहीं होगा। ठीक है ना, आधुनिकता का एक आधार है प्रयोजनवाद। ठीक है, जैसे प्राकृतिकवाद है, आदर्शवाद है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा मानवीय है, प्रयोगात्मक है, प्रयोगात्मक तो होगा ही, मानवीय है, जीव शास्त्री है, और क्रियात्मकता नहीं होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। ठीक है ना, लेकिन ऐसे पॉइंटों को आप नोट जरूर कर लेंगे आप लोग। ठीक है ना,
आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी शास्त्रीय भाषा शामिल नहीं की गई? काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है और पिछले आपने टेट में देखा होगा। एक तो जो क्लासिकल भाषाएं हैं ना, भारतीय, और एक विदेशी भाषाएं हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कौन सा शामिल नहीं है, नहीं है भी आपने ध्यान रखना है। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन यानी जैसे आपने देखा EMR अभी हुआ था ना, जस्ट 23 में हुआ था, और KBS का हुआ था, तो ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं में है। तो नहीं का मतलब ऐसा है कि नहीं कि वहाँ भी इस प्रकार से आएंगे, सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, लेकिन एक तर्क शक्ति का आधार हमारा निश्चित तौर पर होगा अगर हम इस प्रकार से क्वेश्चन देखेंगे। तो A पाली, B प्राकृत, C तमिल और D पारसी या फारसी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो कौन सी भाषा, 7 क्लासिकल भाषाओं का उल्लेख किया गया है ना NCF में, तो कौन सी भाषा नहीं होगी? जरूर निश्चित तौर पर आपके लिए ये NCF तो आपने बेहतर रूप से पढ़ी होगी, तो आप इसका आंसर तो आप अच्छी तरह से देंगे, तो आपने आकलन कर दिया होगा, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृत भाषा नहीं होगी, ठीक है। पाली है, प्राकृत है, उसका क्रम अलग है। पाली, प्राकृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट भाषा, ठीक है ना। हिंदी वालों ने बेहतर रूप से पढ़ा होगा, साहित्य वालों ने। तो इसमें पाली, संस्कृत, पाली, तमिल, पारसी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ठीक है ना। इन भाषाओं को आप देखेंगे, 7 भाषाएं हैं, डायरेक्ट आ जाता क्वेश्चन। काफ़ी बेहतर क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है, क्योंकि खुद बनाने से एक रचनात्मक आधार को बल मिलता है, ठीक है ना। जब हम खुद क्वेश्चन को अपने रूप में बनाते हैं तो एक तार्किक आधार का एक आधार बनता है। जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं होगा? आर्थिक कुशलता, B निषेधात्मक शिक्षा, B इसको C कर देना, C बौद्धिक शिक्षा और D स्वीकारात्मक शिक्षा। जॉन डीबी ने शिक्षा का कौन सा रूप उद्देश्य नहीं बताया, ठीक है। तो 8 का क्या होगा? तो ये क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा, तो 8 का क्या होगा? तो बौद्धिक शिक्षा की बात नहीं की, ठीक है। उनने निषेधात्मक शिक्षा की भी बात की है, स्वीकारात्मक और आर्थिक कुशलता की भी बात की है। इस तथ्य को आप पकड़ के रखेंगे, ठीक है। काफ़ी बेहतर कोशिश की गई है और मिश्रण किया गया है। सारे क्वेश्चन 4-4, 5-5 क्वेश्चन यूनिट से उठाकर इसमें मिश्रण किया गया है। NCTA को किसकी अनुशंसा पर वैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है ना। आपको पता है कि NCA 73 में हो गया था ना, 73 में बन गया था, तो उसके बाद किसी वैधानिकता इसको कब मिली? NEP 86, कोठारी आयोग, NEP 92, A और B दोनों। तो इसका सही क्या होगा? और निश्चित तौर पर यहाँ पर आपने आकलन सही कर दिया होगा, और जो गवर्नमेंट ये सरकारी ऑप्शन है उस पर आपने टिक कर दिया होगा, तो इसका D आंसर होगा, ठीक है ना। अनुशंसा दूसरे आधार पर हुई थी, जब इसको वैधानिकता मिली थी, गैर वैधानिकता 73 में, और 95 में जब इसको मिली थी, तो तब इसका आधार अलग था, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। इसका आंसर D होगा, यानी A और C होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी नागरिक और निजी संस्थान राष्ट्र ध्वज को फहरा सकते हैं, यह उल्लेख किस ध्वज संहिता में किया गया है? A ध्वज संहिता 2002, B ध्वज संहिता 2000 और C ध्वज संहिता 2005 और D ध्वज संहिता 2010। तो आपने देखा होगा, डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, कोई फेरबदल नहीं है, बस तो आपको कठिन स्तर लग रहा होगा, लेकिन निश्चित तौर पर आप कठिन स्तर को देखेंगे तो निश्चित तौर पर यही आपके लिए औषधि का कार्य एग्जाम में करेगा, ठीक है ना। सादा क्वेश्चन हलवा तो मिलेगा नहीं, है ना। तो कुछ कर्म तो करने ही पड़ेंगे आपको, और अपना माइंड को टटोलना पड़ेगा, और अब तर्क शक्ति को ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। जो आपको टेंशन है ना तर्क शक्ति की, रीजनिंग के, तो अब आपको अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे, इसका सही आंसर क्या है? ये आंसर है, ठीक है ना। इसमें दो बातों को ख्याल रखना है आपको, ठीक है ना। एक तो रखना है कि भारतीय ध्वज संहिता जो है सभी नागरिक और निजी संस्था फहरा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रावधान हैं, ठीक है ना, उल्लंघन ना हो, इसीलिए ध्वज संहिता लागू की गई। अगर आपने सही से ध्वज नहीं फहराया, कोई उल्लंघन है, तो आप पर केस भी हो सकता है। आपने देखा होगा अखबारों में, निश्चित तौर पर
आप कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन राष्ट्र जो तो ध्वज है इसके तहत कोई भी गलत गलत कार्य होता है तो उस संहिता के तहत दंड का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, एक आता है 2004, इसके बाद आता है 2004 आता है। ठीक है ना, 2004 में क्या कहा गया था, जैसे 19A में आपने देखा होगा ना, तो इसमें जो जज उसमें थे BN खेर थे ना, तो उसमें यह कहा गया था कि राष्ट्र ध्वज फहराना नागरिक का मूल अधिकार है, कोई भी नागरिक फहरा सकता है। तो एक आपने ध्यान रखना है ध्वज संहिता 2002 और एक 2004 आपने ध्यान रखना है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? 1997, 1998, इसको सारा क्वेश्चन आप 1800 कर देना। ठीक है ना, 1897, 1898, 1895 और 1887। तो ए 1897, बी 1898, सी 1887 और डी 1895। तो बेलूर मठ समझते हो ना, बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद से संबंधित था, तो इसका सही आंसर हो गया सी होगा 1800। कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है ना, आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, काफ़ी प्रसिद्ध है। और बेलूर मठ ऐसा है कि जहाँ पर उन्होंने जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, उन वहाँ पर भी स्थापित उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो एक सुंदर सा इस प्रकार है। और बेलूर मठ की एक खासियत है कि सभी धर्म वाले वहाँ पर आते हैं और अपने आस्थाओं को, अपने आस्था का केंद्र है बहुत बड़ा। अगर हम बात करें तो 1897 में तो आप जानते हैं रामकृष्ण जो है परमहंस जो मिशन था उसकी स्थापना 97 में की गई थी और बेलूर मठ की 87 में की गई थी। इन दोनों तथ्यों को याद रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है ग्रुप सी में भी। अगला महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी के क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालयों की संख्या है। A5, B15, C7 और D12। तो ये क्वेश्चन तो आपको रटा हुआ होगा निश्चित तौर पर, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन में, निश्चित तौर पर सही कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। ठीक है ना, तो थोड़ा जोर देंगे आप अपना। देखो एनसीईआरटी के, जैसे मैंने पूर्व में कई बार बता चुका हूँ कि यूजीसी के 6 क्षेत्रीय हैं। ठीक है ना, और एनसीटीए के 4 हैं और एनसीईआरटी के 5 हैं। ये क्षेत्रीय संस्था 5 हैं, लेकिन सलाहकार कार्यालयों की संख्या कह रहा तो 15 है। नोट कर लेना, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, एग्जाम में इन्हीं छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब आप इन छोटी बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है ना, निश्चित तौर पर बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा। ठीक है ना, सभी को पता है क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय 5 ही तो हैं। ठीक है ना, तो क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय की संख्या 15 है। निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने अंदर से पढ़ा होगा। और क्षेत्रीय संस्थान की बात आएगी तो यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, यूजीसी की बात आएगी तो यूजीसी में 6 हैं और एनसीटीए में कितने? 4 हैं। ठीक है ना, पूर्व में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। देखो इसमें सामान्य ज्ञान से भी क्वेश्चन जोड़े गए हैं। ठीक है ना, मिश्रण किया गया बेहतर रूप से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, रानी झांसी की ट्रॉफी। ठीक है, तो कौन से ट्रॉफी नहीं होगा? तो निश्चित तौर पर आजकल आईपीएल क्रिकेट में लड़कों की जिज्ञासा ज़्यादा है, महिलाओं की भी है। महिलाएं भी आजकल क्रिकेट में या खेलों में पीछे नहीं है। और पुरुष को ही प्रधानता दूंगा तो जेंडर लैंगिकता की बात आ जाएगी, यहाँ पर असमानता की बात आ जाएगी। तो सभी कोई भी पीछे नहीं है और ज़्यादातर देख ही रहे हैं आईपीएल का इतना खुमार है, तो निश्चित तौर पर क्रिकेट से संबंधित तो याद होगा ही। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है ना, वो सॉरी, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया था कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन कन्फ्यूजन जरूर हुआ होगा। इतने आईपीएल देखने के बाद भी आपने नहीं किया होगा तो सोचने वाली बात है। ठीक है, कि कम से कम क्रिकेट का कुछ पॉइंट तो आपको याद होना चाहिए। और क्रिकेट के निश्चित तौर पर क्रिकेट को शब्दावली बहुत बेहतर है, उसको तो आप पकड़ सकते हो। जैसे कुछ एक है हुक, एक हुक आता है ना, ये शब्दावली किस खेल से संबंधित है आप बताएंगे मुझे। ठीक है, हुक को आप बताएंगे मुझे, हुक। ठीक है ना, तो इसका संतोष ट्रॉफी होगा। ठीक है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और झांसी की। अब देखो नाम ही उल्ट पटांग है,
रानी झांसी, झांसी की रानी आपने सुना होगा तो, लेकिन रानी झांसी ट्रॉफी है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी की बात करें, संतोष ट्रॉफी ट्रॉफी किसके संबंधित है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो ये संतोष ट्रॉफी है, ये किससे संबंधित है, या फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। तो बहुत जटिलता लग रही होगी प्रश्न पत्र में, लेकिन थोड़ा सा आपका नॉलेज होगा, ऐसी बात नहीं। कुछ ध्यान को, कुछ तथ्यों को ध्यान में रखकर ही प्रश्न पत्र बनाया गया हो। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, सबरीमाला मंदिर केरल, कामाख्या मंदिर आसम, पद्मास्वामी मंदिर तमिलनाडु, वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश। तो इसमें से कौन सा सही नहीं होगा, ये तो मालूम होगा आपको, ये तो क्वेश्चन मैंने एक पहले भी डाला था, सबरीमाला केरल में, ठीक है। कामाख्या मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी आसाम में, इसको भी मालूम होगा। तो इन दोनों में से कौन सा सही नहीं हो सकता है 14 का। और देखो धार्मिक लगा है ना आपके पास, धार्मिक स्थल भी लगा हुआ है, ये जीके से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो पद्मा स्वामी मंदिर है वो केरल में है, ठीक है ना, तमिलनाडु में नहीं है, केरल में है, ठीक है। तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कब तक प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण प्राप्त करना था, 2018, 2010, 2003, 2001। तो आप जानते हो कब करना था, 2010 को करना था, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित गलत है। ए, पिछड़ा वर्ग आयोग के में एक अध्यक्ष होगा, बी, पिछड़ा वर्ग आयोग में 2 महिलाएं और 1 अन्य सदस्य होगा, और सी, 102वां संविधान संशोधन द्वारा 2018 अधिनियम बना, और डी, 338 को जोड़कर ओबीसी का प्रावधान किया गया। तो इसमें क्या सही नहीं होगा, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया होगा। ये तो निश्चित तौर पर है कि पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, क्योंकि कुल 5 सदस्य होते हैं, ठीक है, 3 अन्य सदस्य होते हैं। ये भी आपको निश्चित तौर पर है, बार बार मैं चर्चा कर चुका हूँ पूर्व में भी की, 102 संविधान संशोधन द्वारा अभी पूर्व में मैंने चर्चा की, 18 में भी सही भी है, ठीक है ना। बस इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन, इसमें ख कर लेना, इसका बी आंसर होगा, 2 महिला नहीं 1 महिला होगी, ठीक है। और 338 ख में हो गया, ठीक है ना, 338 ख में ओबीसी को जोड़ा गया। अभी पूर्व में मैंने चर्चा की थी, 338 में एससी का प्रावधान है, 338 क में एसटी का, और ख में ओबीसी का प्रावधान है। तो इसका कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है ना, इसको ख कर देना, इसका यही होगा, 1 महिला 2 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है ना। बस तीनों में ही 5-5 सदस्य है, लेकिन इसमें एक महिला का उल्लेख किया गया है ओबीसी में, ये पॉइंट याद रखना। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, लैंगिक असमानता का कौन सा क्षेत्र नहीं है। ए, सामाजिक क्षेत्र, बी, आर्थिक क्षेत्र, सी, व्यावहारिक क्षेत्र, और डी, राजनीतिक क्षेत्र। मतलब लैंगिक असमानता, जहाँ पर पुरुष को प्रधानता दी जाती होगी, समानता इस प्रकार से है कि तुम स्त्री हो हम पुरुष हो, या तुम छोटे वर्ग के हो मैं हम बड़े वर्ग के हैं। तो इस प्रकार की समानता कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है, नहीं देखने को मिलती है। तो व्यवहार तो आप करते हैं, व्यवहार से तो कोई मतलब ही नहीं। सामाजिक क्षेत्र या सामाजिक कोई भी कार्यक्रम होता है, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक में तो हुआ ही, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्धिक विकलांगता का कौन सा कारण है। तो बौद्धिक विकलांगता का कौन सा कारण है, पिछली बार में मैंने इस पर काफ़ी जोर से, काफ़ी इस पर आपको बेहतर रूप से समझाने की कोशिश की थी। तो इसमें कौन सा, ए, श्रवण बाधित, बी, स्वालीनता, सी क्या है, मानसिक दोष, और डी, विषाक्त पदार्थ का संपर्क। तो बौद्धिक जो है अलग अलग प्रकार के, उसमें वो था ना, विकलांगता का अलग अलग उसमें उल्लेख किया गया था। तो आपने देखना है कि इसमें किस प्रकार की विकलांगता की बात नहीं की गई थी, ठीक है ना। तो बौद्धिक बात कर रहा है, ठीक है ना, बौद्धिक विकलांगता का कौन सा कारण होगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। 30 पॉइंट को आप नोट रखेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है ना। देखिए बौद्धिक विकलांगता का मालूम ये नहीं कि आप पूर्व से ही हैं, मतलब बौद्धिकता का मतलब यह है कि आप सावधानी नहीं बरतते हो तो तब यह विकलांगता हो सकती है। जैसे अनुवांशिकता, ठीक है ना, कुछ बीमारियां हैं, बचपन में लगी चोट है, पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ, मानसिक बनावट की विकृति है, ठीक है, जैसे माँ की बीमारी है, शराब ड्रग्स का धूम्रपान करना तब भी हो सकता है, ऑक्सीजन ना मिलना तब भी हो सकता है,
तो ये सारे पॉइंट क्या बौद्धिक के अंतर्गत है, इस पॉइंट को नोट लग लेना। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बौद्धिक विकलांगता के कारण। तो ये जो हम कहीं पर माँ को चोट लग गई या विषैली पदार्थ के संपर्क में आ गई, कुछ बीमारी हो गई, आनुवांशिकता हो गया, शराब ड्रग्स का सेवन हो गया, ठीक है ना, अपेक्षित घटनाएं होगी, ऑक्सीजन न मिलना हो, तो ये सारे बौद्धिक में आ जाएंगे। इस पॉइंट को नोट कर लेना, थोड़ा समझ हो जाएगी कि क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा तो निश्चित तौर पर आप पकड़ लोगे। आगे है वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावक के साथ कम आनंदित होता है, वह संबंध है। ए भौतिक विकास, बी मानसिक विकास, सी सामाजिक विकास और डी बौद्धिक विकास। तो निश्चित तौर पर सामाजिक, इसमें सी होगा, सामाजिक विकास होगा, ठीक है ना, कि अभिभावक जब अपने बच्चे की समस्या सुनेगा, समस्याओं को, तो सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा। अगला 20वां नंबर का प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्न में से यह किस विचारधारा को प्रदर्शित करता है? सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, ए सहयोगात्मक शिक्षा, बी सभी के लिए शिक्षा, सी सशक्तिकरण शिक्षा और डी समावेशी शिक्षा। तो इस पॉइंट को भी आप पकड़ लोगे निश्चित तौर पर। तो इसका सही आंसर होगा समावेशी शिक्षा। ये लगा हुआ आपका, ठीक है ना। सभी को, चाहे विकलांग है, चाहे कम बुद्धि वाला बालक है, चाहे श्रेष्ठ बुद्धि का बालक है और चाहे सामान्य बालक है, तो समावेशी शिक्षा का महत्व यह है कि सभी बच्चे एक साथ अध्ययन करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किशोर के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्या है? एक आदर्श व्यक्ति के जीवन के बारे में बताए, बी आदर्श पुस्तक के पढ़ने को दे, सी स्वयं आदर्श को प्रस्तुत करे और डी मित्रवत व्यवहार के लिए प्रोत्साहन करे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, देखो, स्वयं आदर्श को प्रस्तुत करेंगे तो वहाँ पर जो है नैतिक विकास का ज़्यादा होगा। आप दूसरों को कहेंगे ऐसा करो, तो निश्चित तौर पर स्वयं हम करके देखेंगे तो वह बेहतर होगा। आगे वर्तनी शुद्धता से संबंधित काफ़ी बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और निश्चित तौर पर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने होंगे, क्योंकि अब जो आपके पास शिक्षण रुचि का लगा हुआ है तो उससे भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो उस वर्तनी संबंधी विकार को कहते हैं डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिसआर्थोग्राफिया। तो क्या कहेंगे? वर्तनी संबंधी, ध्यान रख लेना किसकी बात कर रहा है, वर्तनी संबंधी विकार की। देखो, कभी भी जटिल क्वेश्चनों का समाधान करने का एक बेहतर तरीका यह हो सकता है, निश्चित तौर पर सभी क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, लेकिन कभी हम अपनी तर्क शक्ति, अपने लॉजिक शक्ति का प्रयोग अगर हम करते हैं, वहाँ पर चिंतन और मंथन करते हैं, तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन का आंसर सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा डिसआर्थोग्राफिया, वर्तनी संबंधी, ठीक है ना। डिस्फेजिया तो आप जानते हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया का क्या है? पढ़ने से संबंधित है, ठीक है ना। डिस्ग्राफिया ये लेखन से संबंधित है। एक होता है डिस्फेजिया देखो, वाक क्षमता की बात आएगी। डिस्फेजिया में 2 पॉइंट आप नोट रखेंगे, एक तो संप्रेषण अक्षमता भी आ सकता है, एक वाक क्षमता। वाक मैंने बोलना होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा यूटेट सीटेट में काफ़ी बार पूछा गया है, वाक क्षमता और संप्रेषण में मैंने भी बोलना ही होता है, वाक मैंने बोलना ही होता है, ठीक है। तो बेहतर रूप से क्वेश्चन पहले मैंने करवा चुका हूँ, बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 21 प्रैक्टिस सेट मैंने पेडागोजी के करा चुका हूँ, अगर आपने ध्यान से दिया होगा। अगला महत्वपूर्ण है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? अगर हम कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान के माध्यम से सीखते हैं तो उसका माध्यम क्या हो सकता है? ए अभ्यास का नियम, बी तत्परता का नियम, सी सादृश्यता का नियम और डी प्रवाह का नियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा 23 का? निश्चित तौर पर फिर कन्फ्यूजन होगा और 50 से ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन यही आधार होगा एग्ज़ाम को फाइट करने का, यही एक आधार बन सकता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। क्योंकि मित्रों, कोई ज़्यादा दिन आप बचे नहीं हैं,
अब आपको इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको चिंतन और मनन करने की ज़रूरत है, किताबों के अंदर घुसने की आवश्यकता है। ठीक है, आप 1000 देख लो, 1000 वीडियो देख लो, 1000 अध्ययन कर लो, लेकिन जब तक आप स्वयं नोट्स नहीं बनाओगे, मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, क्योंकि ये पेपर ग्रुप सी का नहीं रह गया कि आप रटते रटते रट्टा मारते रहो। ये पेपर आपका ISPCS के लेवल का भी हो सकता है, जिस प्रकार से इतने टॉपिक है। तो अगर इतना पाठ जैसा सिलेबस है तो यहाँ पर चिंतन करने की जरूर आवश्यकता है। 100% मेरा मानना है, हो सकता है मेरा मानना गलत हो। तो इसका आंसर सही क्या होगा 23 का? तो 23 का सही आंसर होगा बी, यानी तत्परता का नियम। ठीक है, और यह नियम काफी बार पूछा जाता है। अधिगम का, अधिगम के सिद्धांत में सबसे प्रमुखता अगर किसी नियम को दी जाती है तो वह इस नियम को दी जाती है। ठीक है ना, अधिगमता, अधिगम या सीखना एक ही हुआ। ठीक है ना, और यह आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत है। ठीक है ना, उस सिद्धांत में उन्होंने एक, एक, दो और तीन, एक तो उन्होंने क्या माना था, एक तो उन्होंने माना था प्रमुख नियम, और दूसरा उन्होंने 5 नियम गौण नियम माने थे। एक मुख्य नियम के अंतर्गत 3 है। ठीक है ना, मुख्य नियम की बात आएगी तो अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम आएगा, जबकि गौण नियम की बात आएगी तो मनोवृत्ति, आसंगिक क्रिया, सदृशता, सहचर, बहुप्रतिक्रिया आएगा। ठीक है, ये 4 आपके पास लगे हुए हैं, इस पॉइंट को भी नोट लगने। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी आपका LT में लगा हुआ है, और शास्त्रीय क्लासिकल भी आपके पास लगा हुआ है। ठीक है ना, इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए थॉर्नडाइक ने, बी स्किनर ने, सी कोहलर ने और डी वुडवर्थ ने। तो सूज द्वारा सीखना, सूज द्वारा सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह सिद्धांत किसका है? तो यह सीखने का सिद्धांत जो है किसका है? कोहलर का है। ठीक है ना, सूज द्वारा या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। ठीक है ना, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया, कर देना यहाँ पर। ठीक है ना, तो नहीं दिया, थॉर्नडाइक ने, गुथरी ने, कोहलर ने और स्किनर ने। तो किसने नहीं दिया? तो इसका सही आंसर होगा गुथरी होगा। ठीक है ना, गुथरी ने जो है बाल मनोविज्ञान में अधिगम को पुरस्कार, अधिगम में पुरस्कार मतलब, पुरस्कार मतलब ये बच्चे को प्यार प्रेम से कुछ लालच दे के अध्ययन करवाना। अगला काफी महत्वपूर्ण है, समायोजन से संबंधित है। ऐसे मत सोचना कि पहाड़ कहाँ से टूट गया। एक अभ्यर्थी क्रिकेट मैच में असफल होने पर TGT, PGT या LT भी कह सकते हो, एग्जाम में सफलता प्राप्त करता है, यह किस प्रकार का समायोजन का उदाहरण होगा? आज का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। ठीक है, आप एक अभ्यर्थी हो, क्रिकेट में आपको सफलता मिली ही नहीं, आपने TGT, PGT या LT या लेक्चरर का एग्जाम दिया और आप टीचर बन गए, मतलब बन गए आप। ठीक है ना, आप तैयारी कर रहे हैं, बनेंगे ही बनेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन यह किस प्रकार का समायोजन है? आपके पास समायोजन लगा है, कारण और क्षेत्र लगा है। ठीक है ना, इस पॉइंट को नोट कर लेना। ए क्षतिपूर्ति, बी प्रक्षेपण, सी युक्तिकरण, डी विस्थापन। तो कौन सा होगा? इस पर मैंने समायोजन में एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी ये, यानी क्षतिपूर्ति। ठीक है ना, आपने सोचा, अब क्वेश्चन का आधार मैंने दूसरी तरह से घुमा दिया, ये आप भी जानते हो। ठीक है ना, समझाने की आवश्यकता नहीं है। कोई देख, तो कोई लड़का अगर देखो बहुत से एग्जाम देता है, या ठीक है पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, लेकिन क्रिकेट में उसका मन लगता है, तो वहाँ की पूर्ति सुनिए, यहाँ कई ये क्या होगा? समायोजन। बस वहाँ तो असफल रहा, लेकिन यहाँ सफल हो गया तो क्षतिपूर्ति हो गया। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप क्रिकेट में खेलते जा रहे हो, IPL में आप खेल रहे हो, इंडिया क्रिकेट में आप खेल रहे हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आप टीचिंग लाइन में आ गए या दूसरे क्षेत्र में आ गए, आपको सफलता मिल गई। दूसरा इसमें एक है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण क्या होता? देखो, आपने क्रिकेट खेला, आजकल IPL खेला, मतलब आप IPL में किसी भी टीम के हिस्से हैं आप,
चाहे बेंगलुरु के हैं, कोलकाता के हैं, दिल्ली के हैं। देखो खेल में हार के बाद, एक टीम को हार मिलने के बाद आपको हार मिली टीम को दूसरे को दोष देना, जैसे एक खिलाड़ी ने दूसरे को दोष दिया, नहीं तेरी वजह से, भाई हार तो सभी की हुई, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण होगा। इसी का एक उदाहरण है कि एक लड़की है, उसका कद छोटा है, उसने ऊंची एड़ी वाले चप्पल पहने और उसका कद बड़ा हो गया, तो यह भी दूसरा उदाहरण किसका है, क्षतिपूर्ति का है। मतलब वो छोटी थी लेकिन उसने बड़े जो है चप्पल पहने या जो कुछ भी पहना तो उसकी हाइट लंबी हो गई, तो यह भी क्षतिपूर्ति के उसमें आएगा, ठीक है ना। तो यह प्रक्षेपण क्या हुआ कि खेल में हार होने के कारण एक खिलाड़ी ने दूसरे को दोष दे दिया, ठीक है। अब एक होता है इसमें युक्तिकरण, इस युक्तिकरण को स्थापना भी कहते हैं। बहुत बेहतर रूप से मैंने 2-3 वीडियो में समझा रखा पूर्व में। देखो एक लड़का, अब देखो एक लड़का बीएड में फेल हो जाता है और फेल होने के बाद वो कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता। मतलब आप एलटी का एग्ज़ाम देते हो, आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देते हो और आपने कहा अरे यार मैं तो मजाक ही मैं दिया, मैंने तो लेक्चरर की तैयारी करनी थी, वो तो मैंने ऐसे ही दे दिया। तो कुल मिला के ऐसे बहानाबाजी नहीं चलेगी। अब ये नहीं करना है हमें, युक्तिकरण भी नहीं करना, प्रक्षेपण भी, हमें इस पर ध्यान देना है, ठीक है, क्षतिपूर्ति पर। निश्चित तौर पर हम कहीं फेल हो गए, हमें सफलता नहीं मिली, फेल की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अब हमें यहाँ पर मिशन कामयाबी में, मिशन एलटी को अपना जीवन में ये लक्ष्य बनाना है, कामयाबी के शिखर पर पहुँचना है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर कुछ समझ में आया होगा और काफ़ी बेहतर रूप मैंने इसमें दर्शाने की कोशिश की थी। इसमें मैंने एक आईसीटी छूट गया है, प्रौद्योगिकी सूचना संचार, और दूसरा उत्तराखंड, दूसरा प्रैक्टिस सेट में इसका भी मिश्रण करूंगा। और निश्चित तौर पर कठिन जरूर लगा होगा, लेकिन इतना कठिन भी नहीं था, लेकिन एक समझ अवश्य इस प्रैक्टिस सेट में विकसित होगी और आप फिर एक मनोबल से, अपने सामर्थ्य से फिर एक बेहतर तैयारी करेंगे। बाकी मित्रों अपनी तैयारी करते रहना है आपको। कई बार एक बात मैं आपसे गुजारिश है मेरी कि इतने कॉल रिसीव नहीं कर सकता हूँ, आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और मुझे भी कम समय है, मैं लाऊंगा हफ्ते में 2-3 जो कुछ भी लाऊंगा वीडियो। और आप लोगों को भी बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता है, आप किताबी ज्ञान से भी जुड़ने की कोशिश करें और जो नोट्स आपने बनाए उसको देखने की कोशिश करने की कोशिश करें। आप पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन उसका औचित्य, उसका महत्व कुछ नहीं है, जीरो है, ठीक है। अगर आप उस पॉइंट को नोट करते हैं, आप अपने नोट्स बनाते हैं, ठीक है, और वो सामग्री, वो कंटेंट देखने की कोशिश कीजिएगा जो आपके फायदे हैं। ऐसे नहीं मुझे आ रहा है ना, सरल है, उस कठिन और भी बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उस कठिन को कठिन, ठीक है। 15 से 20 दिन में अपना सिलेबस पूरा करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद आपको 30 दिन इस पॉइंट को नोट कर लेना। लास्ट में आपको 30 दिन हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। 2 घंटा आप अपने प्रैक्टिस सेट के निकालिएगा, 4 घंटा आप रिवीजन के लिए निकालने की कोशिश कीजिएगा। उस स्तर पर जो कठिन स्तर आपको लग रहा है 2 घंटा उसके लिए निकालें, क्योंकि आम बात है कि 8 घंटा आप अध्ययन करते हो या 6 घंटा करते हो, तो इन तथ्यों को आप नोट रखते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात होती है, कई बार बातें आ जाती हैं, यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत, दूसरे से गिलवा शिकवा रखना, वो बात आप कुछ दिन आपको छोड़ना ही चाहिए। मुझे लगता है अपने को किताबों के अंदर झोंकने की आवश्यकता है। इस 50 दिन में आपको लगभग सब कुछ समर्पित कीजिएगा, आपका रिजल्ट बेहतर मिलेगा, ठीक है ना। देखो दूसरे से इतना महत्व नहीं है, कोई तुम्हें इतना सारा नहीं दे सकता, कोई टीचर भी नहीं दे सकता है, कोई तुम्हारा यार दोस्त भी नहीं दे सकता है। जो सामर्थ्य स्वयं आपका है, जो बुद्धि आपकी है, जो विवेक आपका, लास्ट में वही कार्य करेगा। मित्रों मेरे पॉइंट को 100% याद रख लेना, दूसरा कोई सहयोग नहीं करता है, ठीक है। और गुमराह नहीं होना है, वो ऐसा कोई कहता है इतना आ रहा है, कोई कहता है इतना नहीं आ रहा है, उस पर जाने की कोशिश ही मत कीजिएगा। अपना सामर्थ्य से अपना जितना हो सके करने की कोशिश कीजिए, सहयोग की लेना चाहिए सहयोग। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई मैसेज आया तो आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हो, क्योंकि समय कम लगता है और हो सकता है कि काफ़ी समय आप फ़ोन भी आपको स्विच ऑफ ही मिलता होगा, तो निश्चित तौर पर फिर भी आपका समय, कुछ बातें होगी मेरे लिए तो उसका समाधान निश्चित तौर पर करूँगा। बाकी मैं भी आप ही के जैसा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा।